उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे। 23 दिसंबर की रात में ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के 60,244 पदों पर ये जो भर्ती परीक्षा है वो कराई जाएगी। इसके साथ ही आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो किस डेट से स्टार्ट होंगे, फीस कितनी रखी गई है, लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है यानी कि योग्यता क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है इस भर्ती के लिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु ये जो नोटिफिकेशन है ये स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका ग्रेड पे 2000 है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें यहाँ पर आपके पोस्ट के बारे में तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 24,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 6,000 से ज़्यादा हैं। इसी तरह से ओबीसी के लिए 16,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 12,000 से ज़्यादा, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 1,204 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल 60,244 पदों पर ये जो भर्ती परीक्षा है वो कराई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया कि परीक्षा से पहले किसी भी समय ये जो पोस्ट हैं इनकी जो संख्या है वो घटाई भी जा सकती है। ठीक है, और ये बढ़ाई भी जा सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को पूरा अधिकार है। इसके साथ ही अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन जो है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने यानी कि ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 जनवरी रहेगी। इसके साथ ही फीस यहाँ पर बताया गया, फीस समायोजन और आवेदन में संशोधन यानी कि करेक्शन करने की जो डेट है वो 18 जनवरी तक आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही अगर फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस रखी गई है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी कैटेगरी के हों, एससी एसटी कैटेगरी के हों, किसी को भी बख्शा नहीं गया है, सभी के लिए एक समान फीस यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते होंगे। इसके बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में तो नेशनलिटी आप इंडिया के नागरिक रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास की अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आए हों। ठीक है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते होंगे सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th क्लास पास होना चाहिए और 12th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। इसके अलावा आप इसके समकक्ष कोई दूसरी योग्यता रखते हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये साफ बताया गया है। ठीक है, अपियरिंग कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप 12th क्लास में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप 10th और 12th क्लास बिल्कुल पास आउट रहने चाहिए पहले से, ये भी चीज़ यहाँ पर साफ क्लियर कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर अधिमानी अर्हताएँ बताई गई हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास से डोएक का यानी कि NILT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का अगर आपके पास डिप्लोमा होगा तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अगर आपने सेवा की है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी, या फिर NCC का आपके पास अगर B सर्टिफिकेट है तब भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी को थोड़ा यहाँ झटका लगा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो केवल 18 से 22 साल ही रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी तरह की एज लिमिट में छूट नहीं दी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2023 से अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं रहना चाहिए और 22 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के बारे में, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और यहाँ पर 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें वैवाहिक परिस्थिति के बारे में तो यहाँ पर साफ बताया गया है, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियाँ जीवित होंगी। ठीक है, ये तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए बात होगी। अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया होगा जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है। अगर कोई भी लेडीज ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी पहले से कोई पत्नी है तो ऐसे
लेडीज़ यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। बाकी ये टिप्पणी यहाँ पर की गई तो इसे एक बार जरूर रीड कर लें। और शारीरिक स्वस्थता के बारे में यहाँ पर बताया गया तो आप इसे रीड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया भर्ती की जो प्रक्रिया वो किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, इसके बाद लिखित परीक्षा यहाँ पर बताई गई कि 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला आपका सामान्य ज्ञान का होगा, दूसरा सामान्य हिंदी का होगा, तीसरा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का आपका सब्जेक्ट रहेगा, चौथा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस होती है। ठीक है, और सामान्य हिंदी हो गया, इसके अलावा ये मैथ हो गया और ये आपकी रीजनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन की संख्या के बारे में तो 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, जो कि आपको 2 घंटे में करना होंगे, यानी कि 120 मिनट में करना होंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 0.5 अंक की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए 0.5 अंक जो है वो आपका डिडक्ट यानी कि काट लिया जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये माइनस में आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके टोटल अंक आएंगे पॉजिटिव वाले, उसमें से ये माइनस कर दिए जाएंगे। इसके साथ ये जो परीक्षा है वो OMR बेस्ड होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांकों को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जा सकती है। यहाँ पर बताया गया अगर अभ्यर्थियों की संख्या यानी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर कम रहती है तो एक ही दिन में सारी परीक्षा करा दी जाएगी। ठीक है, एक ही मीटिंग में। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो ऐसा हो सकता है एक ही दिन में 2 मीटिंग में आपकी परीक्षा हो सकती हैं, या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन भी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो चल सकती हैं। अगर एक से ज़्यादा मीटिंग्स में या एक से ज़्यादा दिन तक आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर बता दी गई है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, और इसके बारे में 18 दिसंबर को ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका था। ठीक है, ये जो आपका नोटिफिकेशन देख रहे हैं भर्ती परीक्षा का, इस भर्ती परीक्षा से पहले ही नॉर्मलाइजेशन वाला जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। ऊंचाई की अगर बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ये मिनिमम है। इसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, इससे कम नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर सीना बताया गया, सीना कितना रहना चाहिए। सामान्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर यह रहना चाहिए। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थियों के बारे में अगर बात करें तो ऊंचाई जो यहाँ पर बताई गई है जनरल और OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ये मिनिमम है। कम से कम इतनी रहना चाहिए, अधिक से अधिक आप ज़्यादा भी हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ST कैटेगरी की अगर महिला अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो आपकी जो ऊंचाई है वो 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसके साथ ही वजन की अगर बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम उनका जो वजन है वो रहना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ बताई गई। बाकी इसके बाद अगर नीचे बात करें तो ये सारी चीज़ें बताई गई दौड़ के बारे में। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में यहाँ पर बताया गया इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर से ज़्यादा लगभग 5 किलोमीटर जो है वो आपको दौड़ना होगा 25 मिनट में। ठीक है, 4.8 किलोमीटर है, ठीक, यानी कि 200 मीटर कम है, 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम है, वो भी 25 मिनट में आपको दौड़ मारना पड़ेगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर अगर गर्ल्स अभ्यर्थियों के बारे में बात करें, महिला अभ्यर्थियों के बारे में, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया 2.4 किलोमीटर यानी कि जितनी दौड़ पुरुष की है उससे आधी। ठीक है, उससे आधी दौड़ लगानी है महिला अभ्यर्थियों को, और इनका जो समय है वो यहाँ पर 14 मिनट रहेगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों को ये दौड़ पूरी करनी होगी। ठीक, अगर ये आप दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें आरक्षण और आयु सीमा में छूट जो है वो यहाँ पर बताई गई। लंबवत और क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन है इस भर्ती में वो केवल और केवल आपके उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का रिजर्वेशन हो। अगर आप अदर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी EWS सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसे आप एक बार जरूर रीड कर लें। ठीक है, बाकी आप नीचे चलेंगे
तो यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें बताई गई। अब यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में एक बार आप देख लेंगे, ठीक। ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है रिजर्वेशन के बारे में किस तरह से बताया गया है। ये आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी, ठीक। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में इनको 5 साल की छूट दी गई है, ठीक। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। आपको पता ही होगा 18 से 22 एज है, तो अगर आप एसटी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो 22 में 5 साल आप और जोड़ देंगे। अगर आपकी एज 18 से लेकर 22 + 5 27 साल तक रहती है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी तरह से यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ऊपर जो था वो एससी कैटेगरी था और नीचे यही अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी दोनों ही कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर अगर सामान्य तौर पर आपको बताएं, अगर आपकी एज 18 से 27 साल तक है ओबीसी और एससी और एसटी में, ठीक है, तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक। यहाँ पर बताया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रारूप 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को यहाँ पर आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया गया है, जैसे आप आसानी से देख पा रहे होंगे, ये आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है और यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके साथ एक बार फिर नोट करके यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश शासन की क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो नीति है वो समग्र ओवरऑल क्षैतिज आरक्षण की है। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेना अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थी एक पॉइंट यहाँ पर जरूर ध्यान दें, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इससे जरूर ध्यान दे लें। जो अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमिलियर, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, नॉन क्रीमिलियर, ठीक है। ओबीसी में अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर का ज़्यादातर सभी अभ्यर्थी रहते ही हैं ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर, तो आपका जो ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद का रहना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का अगर आपका ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास 1 अप्रैल 2023 से पहले का अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट डेट जो रखी गई है ऑनलाइन आवेदन करने की, उस डेट से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया हुआ रहना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं रहना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से बाद का रहना चाहिए, जैसे कि 2 अप्रैल 2023 रह सकता है, 4 अप्रैल या 1 मई, फिर जून आ जाए, फिर जुलाई आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक का आपका जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने की, इस लास्ट डेट से पहले का आपको जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी अभ्यर्थी इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप सिलेक्शन लेने के बाद भी आपको बाहर का जो रास्ता है वो दिखाया जा सकता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।